नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हालांकि चुनाव बीत चुका है, अब सभी लोगों को रिजल्ट की बारी है, लेकिन उसके पहले जो एक असमंजस की जो हालत बनी हुई है प्रत्याशियों के लिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है, जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है। हम आज चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिवान सदर विधानसभा पे कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे कुल 15 प्रत्याशी थे। मुख्य प्रत्याशी आपको बता दें कि बीजेपी के जो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे और दूसरे प्रत्याशी आरजेडी से, महागठबंधन से पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, जिनको सिवान का राजनीतिक क्षेत्र का भीष्म पितामह कहा जाता है, वो थे। और भी कई चेहरे थे, लेकिन कुछ चेहरे मैदान में कुश्ती करने के पहले ही मैदान छोड़ गए। सिवान सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद जो बड़े जोर शोर से चुनावी मैदान में आए थे, लेकिन फिर क्या पता क्या हुआ कि वो चुनाव के बीच में ही मैदान छोड़ करके भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव के पक्ष में खड़े हो गए। और उसके बाद बीजेपी के एक और बागी प्रत्याशी हैं जो इस पूरे मामले को ट्रायंगुलर बनाए हुए हैं, देवेंद्र गुप्ता, वो निर्दलीय मैदान में हैं। उनकी भी जब सभा निकली थी और जुलूस निकला था, उसमें अच्छे खासे लोगों को देख करके जो विरोधी थे उनके भी पसीने छूट गए थे। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, 3 तारीख को जनता ने अपना फैसला दे दिया है। तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे वही जो चर्चा करने वाले लोग हैं मौजूद हैं, और राजेश तिवारी जी हैं, गदाधर विद्रोही जी हैं, और विजय प्रजापति जी हैं, और राजन श्रीवास्तव हैं। हम इनसे राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, क्या लग रहा है? अभी तो चुनाव हो गया और सारे लोगों ने जो मत डाला था वो सारे ईवीएम में चले गए। क्या होने वाला है? क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सूत्रों के अनुसार ये हो रहा है, सूत्रों के अनुसार वो हो रहा है, लेकिन हम भी टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। देखिए, सिवान विधानसभा चुनाव में जो हुआ है, इसमें कई वोट कटवा भी खड़े थे जी, रन छोड़वा भी खड़े थे। अच्छा। जो कि मतलब पूरी ताकत से लड़े और बीच में ही धोखा देके लौट गए। उसमें भी जनता भी पिसती है, जो उनके सपोर्टर होते हैं वो भी पिसते हैं। इंटरनल क्या डीलिंग हुई, किस समझौते पर आपने वापस किया, लेकिन आपके समर्थक तो उसमें बेनकाब हुए। वो तो ठगे महसूस हुए। उनको हमने आपने उनको ले जाकर के कहीं बेच दिया। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो परिणाम है, लड़ाई कसमकस की है, एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए कि हमारे ओम प्रकाश जी सांसद कैंडिडेट हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी कहीं से तर्कसंगत बात नहीं कहा। ये भी पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय था। हाँ। कि भाई सांसद होकर के उन्हें विधानसभा का नहीं लड़ना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा थोड़ी धूमिल होती है। हाँ। लेकिन पार्टी ने फैसला लिया। अब वोट काटने वालों ने कितना वोट काट लिया है, समझे ना? आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए कि देवेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता थे, सिपाही थे, और हमने देखा कि उनके साथ बीजेपी की युवा टीम वो अच्छी खासी संख्या में चले गए, वो उनके साथ लास्ट तक दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कि देवेंद्र गुप्ता कितना वोट ले सकते हैं? देवेंद्र गुप्ता जी का भी अपना प्रभाव रहा है इस विधानसभा पर। वोट वो भी अच्छा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि वोट कम लेंगे। लेकिन हाँ, अगर उनको वोट का आंकड़ा 5000 से ऊपर जाता है जी, मेरे ख्याल 5000 ही जाता है। 5000 बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ। 5000 ही जाता है तो स्थिति तो बड़ा विकट हो जाएगी। हाँ, बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए तो राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक और है कि उस साइड में भी, महागठबंधन साइड में भी कोई हेलीकॉप्टर छाप की बड़ी चर्चा थी कि उन लोग पर वोट पड़ रहा था। जी, भीम आर्मी के जो नेमत खान, कोई हेलीकॉप्टर छाप, चर्चा सुने थे। वही जो हो, कोई रिजवान जी भी थे क्या? रिजवान जी भी थे, एक निर्दलीय थे, वो थे रालोसपा से।
तो इन लोगों ने कितना वोट काटा है, कितना वोट को डैमेज किया है। रामेश्वर जी थे, रामेश्वर जी का भी अपना आधार है, शिक्षित समाज से आते हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर की सर्किल है, काफी लंबा चौड़ा सर्किल है, और उन्होंने काफी मेहनत भी की विधानसभा में। उन्होंने काफी ईमानदारी से चुनाव लड़ा और काफी अच्छे ढंग से अगर चुनाव। ये छोटे छोटे जो दल हैं, निर्दलीय हैं, ये अगर 10-20 हज़ार वोट अगर इधर उधर करते हैं तो बीजेपी के लिए हानि हो सकती है। नहीं, बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप तो कई चुनाव बड़े करीब से देखते हैं, संचालित करते हैं उसको, क्या लगता है कि जिस तरह से निर्दलीय और छोटे छोटे दल जो सामने आए हैं वो वोटों का बिखराव कर पाएंगे या बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होगी दोनों समधि में? देखिए, सिवान विधानसभा में हमारे मित्र ने बताया कि सिवान विधानसभा में कांटे की चक्कर है, लेकिन जो मैंने जो पूरे एक एक चीज़ को सर्वे किया है, अंत तक हम कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है वह अवध बिहारी चौधरी को झुका हुआ दिखता है मुझे। जी। क्योंकि इन्होंने जो बताया, बीच में जो वोट काटने वाले लोग हैं वह मैक्सिमम वोट जो है वह कहीं ना कहीं बीजेपी के काटने वाले लोग हैं। ये है। दूसरी बात कि पहली बार हम लोग नगर में लगा कि वोट का परसेंटेज घटा है, यानी कि नगर में यह पहली बार हमने देखा है कि नगर में आपको 30, 35, 40, 45% ही वोट गया। 40 के भीतर, 40 के नीचे कहीं वोट पर। ये वोट कम गिरना, ये कहीं ना कहीं किसी की हार का संकेत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नगर वोट जो है वह बीजेपी की जीत का बड़ा स्तंभ बनता था। या इस बार जो वोट घटा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो राजद का जो माई समीकरण, जिसके बदौलत 15 सालों तक राजद ने राज किया, वो माई समीकरण इस बार फिर से खड़ा हो गया है? बिल्कुल, इसमें दो मत कहाँ है। बिल्कुल माई समीकरण वही है जहाँ था, उसमें कहीं कोई सिंह नहीं लगा पाया। अब हल्का फुल्का कहीं कुछ जो अपना कैंडिडेट है तो इसका मतलब तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि मुस्लिम जो वोट है उसका डिवाइडेशन नहीं हो पाया। अब कुछ हल्का फुल्का कहीं हुआ है, हल्का 100-200 का क्या मतलब? जैसे देवेंद्र गुप्ता, जैसे देवेंद्र जी, रामेश्वर जी, कई लोगों ने कुछ प्रभाव डाला ना, उनका ही वोट काटा होगा ना उधर कुछ। देवेंद्र को आपको क्या लगता है कि देवेंद्र को कितना वोट मिलेगा? देखिए, देवेंद्र जी का जो स्थिति था माने वह बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बूथ पर हार गए हैं, हमारे बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इसलिए उनका जो वोट परसेंटेज था पूरा घट गया है। फिर भी कितना हो सकता है आप ये बताइए? 3 से 5। बहुत बड़ी बात है। 3000 से 5000 आकलन विद्रोही जी का है कि अगर ये मिला तो ये बीजेपी के लिए बड़ी घाटे की बात होगी। और आप बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि समीकरण की बात, तो इसमें तो हमको लगता है कि सारे समीकरण में समझ लीजिए कि दरार पड़ गया है और लोग जो है। कहाँ आपको दिखाई दिया दरार? हमें तो ये विजय जी, हमें तो ये लगा, हम जब 8 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव पीरियड में भ्रमण कर रहे थे, हमें ये लगा कि यादव और मुसलमान जो माई समीकरण के मुख्य अंग हैं, हमें लगा कि इनको तो ये महसूस हो गया कि हमारी सत्ता वापस आ रही है नीतीश जी के खिलाफ। तो आप कहाँ अभी अटके हुए हैं? आप एक वोट, आप जरा बाहर निकलिए, शहर से बाहर निकलिए। आप सिवान की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हमको सिवान की परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगा कि जो और भी पार्टियां लड़ी थी, जैसे कि हमारे रिजवान भाई थे, चुनाव लड़े थे, उन्होंने मुस्लिम वोट में बहुत सारा सेन लगा दिया। और जो है नेमत कहाँ थे, इन्होंने जो है दलित वोट में सेन लगाया। तो ये सब समीकरण जो है टूट ही नहीं रहा है, तो इससे लगता है। इसका जवाब आप राजन से लेते हैं कि राजन, क्या लग रहा है कि आपको कि समीकरण, माई समीकरण कहीं टूट रहा है कि बना और मजबूती से सामने आया है? समीकरण कहीं नहीं टूटा है, मेरे देखने से। मैंने भी टूटा था, ये नहीं है कि नहीं टूटा है। अभी इस चुनाव में 2020 के चुनाव में 2020 में आपको माई समीकरण काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है और वोट भी किया है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि शाम 5 बजे तक लगभग 46% पोल हुए थे पूरे ओवरऑल सिवान में, जिसमें जो 5 बजे के बाद जो 6% वोट पड़ा है वो काफ़ी निर्णायक वोट है। 6% वोट जो 5 बजे के बाद पड़ा है वो काफ़ी निर्णायक है। और मैंने भी शहर में घूमा था। हाँ। जो शहर में आप 5 बजे के बाद हमें बता दीजिए, जो 6% वोट की चर्चा कर रहे हैं, जब 5 बजे के बाद आपने शहर के बूथों पे
क्या हालात था उस समय? शहर के बूथों पर इक्का दुक्का दिख रहे थे लोग, एक दो लोग दिख रहे थे, 5 लोग, जैसे शहर से सटे, जैसे वार्ड में 6% का ये वोट कहाँ से आएगा? वो काफी निर्णायक, ये कहाँ से आएगा? वो यहाँ काफी तो लोग ही नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, चूंकि हम भी चुनाव काउंटिंग बहुत नजदीक से देखे हुए हैं। 2015 का भी काउंटिंग हमने देखा है और 14 का भी देखा है। मैं बता रहा हूँ आपको, सिवान 4 लोग 5 लोग थे, सिवान विधानसभा की आपको मैं बता दे रहा हूँ। सिवान विधान आपसे शहर पे जवाब लेना सर, 1 मिनट सर, वो 6% सिवान में ही नहीं बढ़ा है, हो सकता है कि देहात बूथ पर ग्रामीण क्षेत्र से भी हो। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, पिछले चुनाव में 2015 चुनाव में आरजेडी नहीं था उस समय, आरजेडी गठबंधन के जो कैंडिडेट थे बबलू चौहान, वो चुनाव काउंटिंग में जब ग्रामीण क्षेत्र से जब उन्होंने अपना लीडिंग बनाते आया, तो हमको लगता है कि शहर में 195-93 से आदमी इन करता है बूथ से, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 3-4 हज़ार वोट से अपना लीड बना के आए थे। जब हम लोग शहर में इन किए, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, तो वहाँ तक की लीड बरकरार थी। वार्ड नंबर 5 से जब उन्होंने काउंटिंग में घुसा, तो वहाँ से उनकी लीड खत्म होती चली गई। और लास्ट आपको बता दे रहे हैं, लास्ट वो गणेश मेमोरियल जो बूथ है, वहाँ आते आते वो चुनाव हार गए। इस बार जो आपका बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़, जैसे मान लिया गणेश मेमोरियल हो गया, शहीद सराय हो गया, ये सब बूथ, यहाँ वोट का परसेंटेज काफ़ी गिरा है, जिससे यही बीजेपी का खतरनाक है, बीजेपी के लिए खतरनाक है। राजेश जी, आपने सुना कि 6% 5 बजे तक शहर के बूथों पे इक्का दुक्का लोग 2-4, लेकिन ग्रामीण ये परसेंटेज जो 6% का वोट आएगा वो तो देहात से आएगा। और देहात क्या है? देहात हम भी देख रहे थे, शाम को 5 बजे जब लौटे तो आपको ये बदली मोड़ से लेते हुए, और ये चाहे वो बगड़ा हो, लूसी हो, फिर मोहद्दीपुर हो, ये सब लंबी कतारें थी, और हमें लगता है कि वो 6-6:30 बजे तक वोट गिरा होगा। तो ये वोट कहाँ जाएगा? देखिए, वोट एक जगह जो 2 तरह का वोट होता है। एक जो है कि हम काफ़ी जागरूक होकर वोट करते हैं, और एक है कि मेरा वोट है, हम दे न दे निराश होते हैं कि हमको नहीं, इस निराशा है कि नहीं, हम अपना वोट नहीं यूज करें। तो वोट का परसेंटेज तो काफ़ी गिरा ही है इस बार के चुनाव में, लेकिन अंततः हमको यही लग रहा है कि लड़ाई ऐसी नहीं है कि एक तरफा है, लड़ाई टक्कर की है। और लेकिन अगर वोट, मैं पहले भी कह चुका, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर वोट का नुकसान बीजेपी कुछ उम्मीदवारों ने जो भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी है, तो गड़बड़ हो जाएगा चुनाव। अच्छा, एक गड़बड़ और मानते हैं आपकी, जो एनडीए के जो लोग हैं, खास करके सिवान में, हम बाहर की बात अभी छोड़ रहे हैं, सिवान की चर्चा हो रही है, सिवान पे ही हम बात करेंगे। एनडीए जो सिवान एनडीए है, आपको लगता है कि ये एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है? मेरे ख्याल देखने से तो नहीं लड़ा है। ये एक बहुत बड़ा बात है कि सिवान का जो एनडीए है वो एकजुट नहीं था, और इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा। विद्रोही जी, आप बताइए। मैं राजन जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं एनडीए एक नहीं दिखाई पड़ा है, खासकर सिवान विधानसभा में। मैं चाहता हूँ एक भी ऐसा क्या कहते हैं, जदयू का कार्यकर्ता हमको नहीं मिला जो पूरे एक्टिव हो इस विधानसभा में। आप देख लीजिए, आपके सदर विधायक जो व्यासदेव प्रसाद बैठ गए ओम प्रकाश के पक्ष में, क्या लगता है उसका फायदा मिलेगा उनको, कि और कहीं नुकसान कर दिया? किनको? ओम प्रकाश जी को। देखिए, ओम प्रकाश जी को उनको बैठना जो हुआ, वो तो बैठ गए, लेकिन उनके कार्यकर्ता में जो गुस्सा था ना, वो गुस्सा कहीं निगेटिव हो गया होगा, तो फिर परिणाम कुछ और हो जाएगा। ये देखिए, ये बड़ी भीतर की बात है जो अब चर्चा में आ रही है और आएगी भी आगे। हम जैसे जैसे इस चर्चा को लेके आगे बढ़ेंगे, विजय जी, आपने देखा सिवान में आपका एनडीए कहीं एकजुट नहीं था, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, अब तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि लोगों ने बड़ा ही चालाकी से अपने मत का प्रयोग किया है, और विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया है। हमको उम्मीद है ना, कि जो भी जीते अच्छे हैं और विकास करेंगे। चलो, विकास तो सबको करना होगा, ये मजबूरी है। अब अंतिम सवाल, और बिल्कुल हम अपने चारों परिचर्चा करने वालों से निवेदन करेंगे कि बिल्कुल एक छोटा सा एक नाम लेंगे। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम लेना है
कौन जीत सकता है? देखिए, बस ये संभावना, ये संभावना है। कैलाश भैया, ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीतेगा। संभावना तो नहीं, बता आपको सकते जो हैं मैं ना। बताया हूँ, जो 6% जो वोट पोल हुआ है, वो वोट तो ये बता दीजिए कि वो किसके नहीं पक्ष में नहीं, गया वही होगा? है, आपको मैं बता रहा हूँ। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता के कारण, जी, कार्यकर्ता के कारण कहीं ना कहीं लूज होते दिख रहा है, होते दिख रहा है। चलिए, जवाब मिल गया, जवाब मिल होते गया। दिख रहा है, बता दे रहे हैं। जो 6% वोट जो 5 बजे के बाद पड़ा है, वो वोट कार्यकर्ता ढूंढ कर लाकर उसको पोल कराए हैं। कौन से कार्यकर्ता? जो भी कार्यकर्ता लाए, जिसका बीजेपी के, जिसका बीजेपी के जिसका कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे थे, नहीं दिखाई दे रहे थे। जिसका कार्यकर्ता बूथ पे डटा हुआ, राजन, देखिए, राजन कोई नेता नहीं है, और जिस तरह से वो बात रख रहे हैं, ये एक मजा हुआ जो नेता होता है, उस तरह से वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया है कि क्या होने वाला है। राजेश जी, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हम किसी को जीता हरा ये हमारे बस की बात नहीं है, जनता मालिक होती है, और ये 10 तारीख को तय होगा। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी है, जिस तरह से वोटों का बिखराव हुआ है, जिस तरह से जो फूट पड़ी है आपस में, उस हिसाब से क्या अगर ये सब कुछ होता है तो कौन बनेगा सिवान का? अब देखिए ना, सिवान में के सांसद है एनडीए गठबंधन से, सिवान के प्रत्याशी थे एनडीए गठबंधन से। सिवान के सांसद ने क्या सिवान के अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए किसी जगह पर वोट मांगा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं भी, या हाँ, कहीं नहीं। पूरे चुनाव में उनके साथ कहीं आपको तस्वीर नजर आई हो? बिल्कुल है। हाँ, सुनने में आया कि बैकडोर से शायद अगेंस्ट ही थे। जी। तो अगर ये सब रहा है तो नुकसान तो भाजपा का होने जा रहा है। चलिए, हो गया, जवाब हमें मिल गया। विद्रोही जी, आप बताइए क्या होने जा रहा है? देखिए, क्लियर मैं बता दिया हूँ कि मैंने पहले भी कहा है कि पूरे और सर्वे के बाद मुझे लगता है कि यह 100% बीजेपी की एंट्री में जा रहा है, जाएगा। चलिए, आपने देखा कि चारों जो चर्चा करने वाले हमारे आज इस में शामिल थे, इस चर्चा में, और सभी से हमने इस चर्चा पे पूरी तरीके से, बिल्कुल निर्विवाद तरीके से उनसे पूछा कि आखिर क्या होने वाला है सिवान में। और चारों लोगों ने अपने तरीके से, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई दी हैं चुनाव के दिन और चुनाव के पहले, उसको लेकर के इन लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो सब कुछ उसी तरीके से चला और उस पर चुनाव हुआ है तो ये बीजेपी के लिए घातक है।